दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग है। पहले भाग में मैं बताया था कि बेहद खूबसूरत लड़की गौरी का किस तरह से उसके साथ बदसलूकी किया गया था। जो भी उसे देखता था उसकी नीयत खराब हो जाती थी, क्योंकि वो इतना खूबसूरत ही थी। और सबसे पहले मौलाना उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। वो किसी तरह से वहां से भाग निकलती है। और फिर दूसरी दफा वो जो मल्लाह था इस लड़की को धर दबोचता है, इसके साथ जबरदस्ती करता है, कपड़े तक नोच देता है। फिर वो लड़की जैसे तैसे अपने आप को बचाकर नदी से भागते हुए और जंगल में छिपी थी। और कहानी यहां तक रुका था कि ये जंगल में अपने आप को छिपा रही थी। 4-5 दिन से वहीं रह रही थी, जैसे तैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रही थी। घास फूस पत्ते खाकर पेड़ों पे चढ़ जाती थी जानवरों से बचने के लिए। फिर वो नदी के किनारे जब पानी पीने पहुंची थी तो देखी थी कि एक घोड़ा है और घोड़े के पास एक व्यक्ति है, जिसे देखकर वो डर जाती है, सहम जाती है कि कहीं ये भी उसी तरह ना करे जैसे 2 लोग इसके साथ किए हुए थे, और इसीलिए अपने आप को छिपाती है। तो दोस्तों, यहां तक तो आप फर्स्ट पार्ट में कहानी सुन चुके थे। अब यहां से कहानी शुरू होती है। अब वो जो लड़का था, जो व्यक्ति था, जो घोड़े के पास था, वो इस लड़की को छुपते हुए देख लिया था। और वो अपने कदमों से, जल्दी जल्दी कदमों से इस लड़की के पास पहुंचता है। ये जो लड़की थी, इसके वस्त्र इधर उधर पड़े हुए थे, फटे हुए थे। वैसे ही ये उस जंगल में अपने आप को रख रही थी, लोगों से बचा रही थी और इंतजार कर रही थी कि कोई औरत आए लकड़ी बीनने वाली, जिससे मैं सभी मजबूरी बताऊं और वो मेरी मदद करे। लेकिन उस सुनसान जंगल में कोई नहीं था। वो अपने आप को जैसे तैसे बचा के रख रही होती है। ये जो व्यक्ति आया था घूमने के लिए, वो उसके पास जब पहुंचता है तो गौरी अपने आप को एक बड़े से पेड़ के तन्ने के पीछे छिपा लेती है। लेकिन वो जो व्यक्ति था उसके करीब पहुंच जाता है और उसे देखता है, और जैसे ही देखता है उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि गौरी बेहद ही खूबसूरत थी। और उस हालात में जब देखता है तो उसके भी मन विचलित हो जाते हैं। लेकिन वो कुछ करता उससे पहले वो गौरी से पूछता है, उस लड़की से पूछता है कि इतना घना जंगल में, ये नदी तालाब के पास तुम कौन हो, कहां से आई हो। अब जो गौरी होती है वो कुछ नहीं बोलती है। उसे डर लग रहा था कि अगर मैं इसे सच बता दूं तो ये भी उन 2 व्यक्तियों जैसा ही करेगा जो मेरे साथ हो चुका है, एक मौलाना और दूसरा ये मल्लाह। अगर मैं इसे सच बताती हूं तो ये भी मेरे साथ वैसा ही करेगा। बाद में वो कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। लेकिन जो व्यक्ति था घुड़सवार, ये फिर से पूछता है कि बताओ तुम कौन हो, कहां से आई हो। वो कहती है कि मुझे पता ही नहीं, मैं सब कुछ भूल चुकी हूं, कहां से आई हूं, कौन हूं, मुझे कुछ पता नहीं। जब ये बात सुनता है वो जो घुड़सवार होता है, वो इसके तरफ हल्के कदमों से चलना शुरू करता है। गौरी घुड़सवार को आते देख डर जाती है और पास में ही नदी था, उसमें दौड़े दौड़े जाकर छलांग लगा देती है। अब जो घुड़सवार था वो भी पीछा नहीं छोड़ता है। वो अपने घोड़े को छोड़कर वो भी नदी में छलांग मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है, बाहर निकालता है, किनारे तट पे बिठा के, और फिर पूछना शुरू करता है कि तुम कौन हो, ऐसा क्यों कर रही हो। वो लड़की तब भी कुछ नहीं बताती। उसे अभी भी डर था, उसके मन में डर समाया हुआ था, क्योंकि जिसने उसे देखा था बस एक ही काम किया था, बस उसकी नीयत खराब हो गई थी, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। हर किसी ने ऐसा ही किया था। फिर वो कुछ नहीं बोलती। दरअसल वो जो लड़का था वो राजकुमार था, वो एक राजा का बेटा था। वो शिकार करने उस जंगल में आया था और देखते ही देखते इस बेहद खूबसूरत लड़की से उसकी मुलाकात हो जाती है। अब वो लड़का इस गौरी को, सुंदर लड़की को, अपने पास बिठाता है, फिर घोड़े पे बिठाता है और अपने राज दरबार लौट चलता है। जब वो घर पे लेकर आता है, वो सबसे छुपकर छिपाकर इस लड़की को घर लेकर आता है। जब घर पे आता है तो उसके माता पिता जब देखते हैं कि इतनी बेहद खूबसूरत लड़की
ये तुम्हें कहाँ मिल गई, कहाँ से है ये, वो भी पूछते हैं। लेकिन राजकुमार जो लड़का था वो कुछ नहीं बता पा रहा था, क्योंकि जो लड़की थी गौरी, वो कुछ भी ऐसा चीज इसे नहीं बताई थी कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। फिर क्या होता है कि ये इतनी खूबसूरत थी कि राजकुमार इससे शादी कर लेता है। अब जो गौरी है वहां की रानी बन जाती है। जैसे ही गौरी रानी बनती है, मानो कि उसके जिंदगी में खुशहालियां लौट आती हैं। वो जितनी दुख काटी थी, जितने दुख में वो बिताई थी, जिस पीड़ा में वो जी रही थी, आज उसके दिन हालात सब बदल जाते हैं। अब वो ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगती है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। जितना वो कष्ट झेली थी, उससे कई गुना कष्ट अब उसके जीवन में शुरू होने वाले थे। एक तरफ तो गौरी रानी की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती है, लेकिन दूसरे तरफ उसका मन नहीं लग रहा होता है। उसको उसकी घर की यादें आ रही होती हैं, लेकिन वो किसी से कहे तो क्या कहे। और इस तरह से वो अपने पति यानी राजकुमार से कहती है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, अगर मैं कहीं घूमने जाती तो बड़ा ही अच्छा होता, कुछ मेरा मन बहल जाता, मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर पाती। अब वो रानी बन चुकी थी। जब ये बातें वो कहती है राजकुमार से, तो जो राजकुमार होता है वो तो काफी बिजी था, उसको काफी जिम्मेदारी दी गई होती है। वो पूरे दरबार को, राज्य को चला रहा होता है, इसीलिए उसके पास टाइम नहीं था। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें 1-2 महीने के लिए किसी और के साथ भेज सकता हूं, और वो मेरा सबसे वफादार व्यक्ति होगा। और वो ऐसा ही करता है। वो सबसे वफादार व्यक्ति यानी कि अपने सेनापति को बुलाता है और कहता है कि कुछ सेना साथ में ले लो और कुछ दासी भी साथ में ले लो जो कि रानी के साथ रहेंगी लो, और इन्हें लेकर जाओ ऐसे जगह पे जहां पे इनका मन लगता हो। बाद में सेनापति 20-25 सेना का एक गुट इकट्ठा करता है और फिर कुछ दासियों को लेता है और रानी को लेकर निकल पड़ता है घूमने के लिए टूर पे। रानी को वो लेकर बहुत ही दूर जाता है, हर जगह दिखाता है। वो जो सेनापति था, लंबा चौड़ा हट्ठा कट्ठा, उस पर कितनी जिम्मेदारियां दी गई होती हैं। अब वो कभी भी रानी को देखा नहीं था ठीक से, लेकिन जब वो टूर पे लेके गया था घुमाने के लिए रानी को, तो एक दिन का वाकया होता है कि वो रानी को भर निगाहों से देखता है। जब वो देखता है तो उसके मन का उत्तेजना तेज हो जाती है और वो रानी को पाने की कोशिश करने लगता है, और वो सारा षड्यंत्र भी रचता है ताकि रानी से मिल पाए, लेकिन सब विफल हो जाता है, असफल हो जाता है। अब सभी जब चीजें असफल हो जाती हैं तो एक वो और षड्यंत्र रचता है, और वो रात्रि के भोजन में कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर सभी सैनिकों को और जो दासियां होती हैं उनको खिला देता है। और रात होते ही वो सभी दासियां जो रानी के साथ रहती थी वो निर्भीक सो जाती हैं, और इधर जो सेना के सैनिक लोग थे ये भी उस चीज को ले लिए थे, ये भी निर्भीक सो जाते हैं। सब लोग सो के धुत हो जाते हैं। अब सेनापति चुपके से अपने तंबू से निकलता है और निकलकर सीधा रानी के तंबू में पहुंचता है। इधर जो रानी के जो तंबू थे उसके पास में ही दासियों के भी तंबू थे। सभी दासियां सोई पड़ी थी। ये सीधा रानी के तंबू में जाता है और रानी को भरी निगाहों से देखता है। तो देखता है कि रानी सोई पड़ी है। उसके आसपास मध्यम जो बल्ब थे जले हुए थे, लैंप जले हुए थे। ये उसे देखता है, देखते ही रह जाता है। फिर उसके पास पहुंचता है तो उसके कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे, उसके बाल बिखरे पड़े थे। ये उसके पास पहुंचता है, उसके हाथों को देखता है, उसे छूता है और उसे चूमने लगता है, और उसके बाद से उसके गालों को सहलाता है और फिर उसके पास सो जाता है और उसको अपने बाहों में जकड़ने की कोशिश करता है। तब तक रानी को एहसास होता है कि किसी ने मुझे जकड़ा हुआ है। वो जग जाती है और जग के देखती है तो पता चलता है कि वो सेनापति है। अब सेनापति भी
सामने रहता है, रानी भी सामने होती है और वो रानी गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की और ऐसा अभद्र व्यवहार करने की। यहां पे सेनापति अपनी बातों को समझाने की कोशिश करता है, पूरी जोर लगाता है कि मैं समझा पाऊं, लेकिन रानी काफी गुस्सा हो जाती है और उसे डांटती है, फटकारती है और कहती है कि आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा खाल खिंचवा लूंगी और खाल में भूसा भरवा के फेंकवा दूंगी। यहां सेनापति सभी बात को सुनता है और कहता है कि तुम उस राजकुमार की बात कह रही हो जो कि मुझसे पतला है, दुबला है, हट्टा कट्ठा भी नहीं है। देखो मैं लंबा जवान, लंबा चौड़ा, मैं तुम्हें ज्यादा खुशी दे सकता हूं। ये अपने बातों को रखता है, लेकिन जो रानी होती है उसकी एक भी नहीं मानती है। जब एक भी बातें नहीं मानती है और रानी इसे डांटने लगती है, बोलने लगती है, तभी जो सेनापति होता है वो तलवार निकाल लेता है, क्योंकि अब वो व्याकुल हो चुका था। वो इसे पाना चाहता था, लेकिन रानी अपने आप को ऐसा करने नहीं देती है, जिसके वजह से वो तलवार निकालता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करने दोगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को टुकड़ों में बांट दूंगा। इधर रानी का बच्चा भी हो गया था, एक लड़का था, शादी हुए कुछ वक्त गुजर गए थे जिसमें एक लड़का भी हुआ था। यह लड़का भी उस रानी के साथ गया हुआ था। जब रानी देखती है कि सेनापति तलवार उठाकर उसके बच्चे पे तान दिया है तो वो डर जाती है और फिर मजबूरन उसे सेनापति की बातें माननी पड़ जाती है। वो कहती है कि ठीक है, अब तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन ये गलत है। सेनापति मन ही मन खुश हो रहा था। बाद में सेनापति कहता है कि तुम अपने वस्त्र हटाओ। जो रानी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है कि तुम नादान हो, मैं ये सब चीज क्यों करूं, तुम खुद आओ, तुम खुद हटाओ। जैसे ही इस बात को वो सुनता है सेनापति, जैसे ही इजाजत मिलती है उसे, वो अंदर से काफी खुश होता है और फिर रानी के पास आता है, रानी को जकड़ लेता है। दोस्तों, इसके बाद से आगे क्या होता है इस कहानी का तीसरा पार्ट मैं लेके आऊंगा, तो उसमें बताऊंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर इस प्रकार की कहानियां अगर आपको पसंद आते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।